अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्दे जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका दाता दरबार मलक पार्क में, जहां पर बहन और भाई को नशे की आदी उनके बहनोई ने कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में ज़बरदस्त खौफो हरास फैल गया था। पहले मकतूल को कत्ल किया गया, भाई को कत्ल किया गया, फिर उसके बाद बहन मौत के घाट उतारी गई। कातिल दोहरे कत्ल की वारदात के बाद फ़रार हो गया, ये सोचकर कि शायद वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। मगर पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो कई पर्च खुलकर सामने आए। मालूम हुआ कि मकतूला ज़ीनत नशे की आदी थी और उसका भाई उसे नशा करने से मना करता था। मकतूला ज़ीनत का खामन और इस दोहरे कत्ल की वारदात का मरकज़ी मुल्ज़म सुफियान मंशियात फ़रोशी करता था और ख़ुद भी नशा करता था। दोहरे कत्ल की इस वारदात का मुल्ज़म अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। यहाँ पर पुलिस की एक टीम जाए वक़ुआ का असर-ए-नौ जायज़ा लेने आई है और देखने आई है कि कत्ल की वारदात कैसे रूनुमा हुई थी, कैसे कातिल ने अपने सफ़ाकाना अमल को सर अंजाम दिया और यहाँ से फ़रार हुआ था। हम भी पुलिस के साथ कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम मनाज़र दिखा सकें और बता सकें कि पुलिस कैसे दोहरे कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश करके मुल्ज़म तक पहुँची। आइए हमारे साथ मौजूद हैं DSP लाहौर माल सर्कल सैयद मुस्तहसन शाह, जो कि जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने आए, तो हम इनसे बात करते हैं। सर जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये जाए वक़ुआ है, यहाँ पर 2 कत्ल हुए थे, तो क्या आप बताएंगे इस हवाले से? और साहब आप अंदर तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको पूरा वक़ुआ समझाता हूँ। हम अंदर जा रहे हैं जाए वक़ुआ, जहाँ पर बहन भाइयों को कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया, हम आपको दिखाते हैं। मलिक साहब, ये वो घर है जहाँ पे डबल मर्डर हुआ। ये पहला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मुदई फ़रीक की वालदा के ज़ेर इस्तेमाल। अच्छा, मुदई की वालदा जी, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यानी मकतूल की जो वालदा, मकतूल की वालदा का ये पोर्शन। आइए अब ऊपर। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। सही, यहाँ ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर भी यहाँ से लाश मिली थी? जी मलिक साहब, ये मकतूल के ज़ेर इस्तेमाल कमरा है। मकतूल और जाए वक़ुआ भी यही है, यानी पहला कत्ल जो हुआ वो इस कमरे में। इस कमरे में। आइए आगे अंदर तशरीफ़ लाएँ। मलिक साहब, यहाँ पे मुल्ज़िम मकतूल को कत्ल करता है अपनी बीवी की मदद के साथ। इस साइड पे एक टेबल पड़ी थी, साइड टेबल। जी हाँ, वहाँ से वो एक्सटेंशन जो होती है तार, उस एक्सटेंशन की मदद से इधर उसका गला दबाते हैं, जिससे वो जान भाग हो जाता है। पहला मर्डर इस मौका पे। आइए हम आपको यहाँ मुल्ज़म ने अपने बरदर निस्बती को कत्ल किया अपनी बीवी के साथ मिलकर, और जो तार है, वायर, उससे उसने मकतूल का गला जो है वो दबाया, उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वो चले गए दूसरे फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर। अब हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हमें ज़ीनत फ़ातिमा की पुलिस को लाश मिली थी। ये क्राइम सीन क्या था, कैसे मकतूला को कत्ल किया गया, इस हवाले से भी हम DSP सैयद मुस्तहसन शाह से पूछेंगे। ये है वो कमरा जहाँ से ज़ीनत फ़ातिमा की लाश मिली थी। अच्छा जी, यहाँ पर क्राइम सीन क्या था? मतलब इस कमरे में मकतूला और उसका भाई मुदई, वो जुल्फ़कार, वो इस कमरे में रिहाइश पजीर थे। यानी तीनों पोर्शंस में अलग-अलग ये इस तरतीब से रह रहे थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। नीचे अपना मर्डर करने के बाद दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे आते बकौल मुल्ज़िम के कि उसने जब ये देखा कि उसके भाई का, यानी उसकी बीवी के भाई का मर्डर हो चुका, तो उसके नज़दीक अंदेशा था कि वो सारा क्राइम के मुतालिक वो डिस्क्लोज़ कर देगी, बता देगी, चूँकि उसके भाई का कत्ल हुआ। लिहाजा वो यहाँ पे फैसला करता है कि अपनी बीवी को भी कत्ल करता है। उसी के दुपट्टे के साथ वो उसको भी यहाँ पे फंदा लगाता है और अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाता है, बाइक लेके मकतूल। अच्छा, तालब के कत्ल के
कितनी देर बाद पुलिस को मालूम होता है कि जीनत फातिमा को भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश जो है वो घर के सेकंड फ्लोर पर? लामाला जब पुलिस पहुंची है यहाँ पे, तो नीचे वाला कमरा जो आप पहले मुलाजा कर चुके हैं, उसके मुलाजे के बाद दूसरी जगह यही थी जो हमें सर्च करनी थी। यहाँ पे आए तो वहाँ जीनत फातिमा की भी लाश मौजूद थी। सैयद मुस्तहसन शाह हमें दिखा रहे हैं क्राइम सीन। जैसे कि घर में दाखिल हुए तो घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो मकतूल तालब और उसकी बहन जीनत फातिमा की वालदा के ज़ेर इस्तेमाल था, जबकि फर्स्ट फ्लोर जो था वो मकतूल तालब के इस्तेमाल में था। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस केस का मुद्दई है जुल्फ़कार अली, ये कमरा उसके इस्तेमाल में था। फर्स्ट फ्लोर पर मकतूल तालब की लाश मिली और सेकंड फ्लोर पर इस कमरे में जीनत फातिमा की लाश मिली, जिसको कत्ल करने के बाद मुलज़म यहाँ से मुद्दई की मोटरसाइकिल लेकर फ़रार हो गया था। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ? मतलब इसके बाद लामाला मुलज़म की गिरफ्तारी ही पुलिस का पहला हदफ था। मुलज़म चूँकि गुजरावाला का रहने वाला था, इसलिए उसकी तलाश में हमने मुख्तलिफ टीमें रवाना की। हमने जदीद टेक्नोलॉजी की भी मदद हासिल की, हमने अपने मुखबिर भी इस पर कायम किए। दोनों चीज़ों के इश्तराक से हम कामयाब हुए इस मुलज़म को गिरफ्तार करने। अच्छा जी, कत्ल की इस वारदात के पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या हैं? क्या समझते हैं आप? एक इंतहाई तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर हैं, आपने अपने ऐसे कैरियर में ऐसे बेतहाशा केसेस देखे होंगे, उनकी तफ्तीश भी की होगी। इस केस की तफ्तीश में ऐसी क्या बात थी जो कि दीगर मुकदमात में आपको कभी ना देखी हो आपने? मलिक साहब, इसमें जो बुनियादी वजह है वो है नशा। नशे ही की वजह पे दोनों मियाँ बीवी यानी कातिल और मकतूला के दरमियान सेपरेशन होती है। नशा ही दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ की वजह बनता है। वो इस इख्तलाफ के बाद अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है, जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं। दूसरा जो इंकशाफ किया है मुलज़म ने, वो ये बताता है कि मेरा साला तालिब, जिसको उसने कत्ल किया है, वो जादू टूना की मदद से उसका मुआशी मामलात को उसने नुकसान पहुंचाया और अब भी वो ये अमल जारी रखे हुए था, जिससे वो कहता है कि पहले मेरे हालात बहुत अच्छे थे, इसके जादू टूना की वजह से मेरे हालात भीख मांगने तक पहुँच गए। बात सुनी आपने डीएसपी सैयद मुस्तहसन शाह की। उनका कहना है कि दोहरे कत्ल की इस वारदात के पीछे जो बुनियादी मुहर्रिक है वो है नशा। नशे का इस्तेमाल जो है वो इस घर की बर्बादी का सबब बना। बहन के हाथों भाई का कत्ल और बाद में कातला का अपने शोहर के हाथों कत्ल यकीनन माशरे की अखलाकी गिरावट का मुँह बोलता सबूत है। नशे ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। कत्ल की इन दोनों वारदातों में मुलव्विस मुलज़म सुफियान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ से हम रुख करते हैं थाना लोअर माल का, जहाँ पर हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ मुलज़म से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों उसने ये इंतहाई कदम उठाया। आइए हमारे साथ। दोहरे कत्ल की वारदात का मुलज़म पुलिस की कस्टडी में है। मुलज़म से पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तहकीकात कर रही हैं। कत्ल की इस वारदात के हवाले से की जाने वाली तफ्तीश कहां तक पहुंची है, मुलज़म ने तफ्तीशी टीम के सामने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार इंस्पेक्टर बूटा से। अब बूटा साहब, दोहरे कत्ल की वारदात होती है, आप जाए वकूआ पर जाते हैं, जाए वकूआ का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया जाता है, शवाहद की रोशनी में मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है। अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुएँ की इतला पाकर मौके पर गए, वहाँ से हमने सारा मौके का इशारा किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने के बाद हमने जो है ना दोनों जो मकतूल थे, जो उसने सफियान ने कत्ल किया था अपनी बीवी और साले को, उनकी वारसान डेड बॉडी हैं जो बाद आज पोस्टमार्टम वारसान के हवाले की। अफसरान बाला की हदायत के मुताबिक हमने जो है ना मुलज़िम को गिरफ़्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। हमने अब मुख्तलिफ़ ज़राए से अपने ना मुखबरान के ज़रिए मुखबरान को इस्तेमाल करते हुए
जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो मुलज़म तक जहाँ पहुँचने में काफ़ी करीब पहुँच गए। उसके बाद हमने मुखबरान को मज़ीद जो है ना वाश किया और उसको हदायत दी। उन्होंने जो है ना हमने मुखबरान की सोर्स से फिर हमने अपने सोर्स पे इस्तेमाल करते हुए मुलज़िमों को गिरफ्तार किया। क्या इंकशाफ किया मुलज़िम ने, क्या वजूहात बताई? मुलज़िम ने वजूहात यही बयान किया कि मुलज़िम नशई है और उसके जो है ना साला भी नशई था। उन्होंने कहा था कि मैंने लव मैरिज शादी की थी, ये साला जो है ना वे मुझे अच्छा नहीं समझता था हमारा घर आने के लिए। लेकिन कुछ देर पहले जो है ना मेरी बीवी भी मुझसे रूठ कर इधर आ गई थी, तो उसका भी मुझे रंज था। मैंने आकर जो है ना अपनी बीवी को लेने के लिए आया, फिर भी लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया कुछ दिन पहले। फिर मैं वकूए के दिन में आया इसके पास, इनके पास। इन्होंने जो है ना पहले मैं अपनी बीवी से जो है ना सलाह मशवरा किया, फिर मैंने और मेरी बीवी ने जो है ना अपने साले को मैंने कत्ल कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो उसकी बहन है, ये सारा राज फाश कर देगी। उसके बाद मैंने जो है ना सोचा कि इसको भी, क्योंकि ये भी नशा करती है, इसको भी अपने रास्ते से हटा दूँ। उसको भी मैंने ये ना कत्ल कर दिया। पहले बहन बीवी के साथ मिलके अपने बरादर निस्बती को कत्ल किया, फिर उसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए अपनी बीवी को कत्ल किया। हाँ जी, मुलज़िम ने ये मुलज़िम ने यही इंकशाफ किया कि पहले मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने साले को कत्ल किया। उसके बाद मैंने जो है ना बीवी को, क्योंकि बीवी जो है ना उसकी बहन थी, मैंने कहा कि ये हमारा जो है ना राज फाश कर देगी, ये हमारे ख़िलाफ़ एक मतलब गवाह बन जाएगी। मैंने सोचा कि इसको भी, जो कि ये भी नशा करती है, इसको भी ये मार दूँ। मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। अच्छा, मुलज़िम सबका रिकॉर्ड याफ्ता है? मुलज़िम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता, ये हेरोइन फरोश है, नशा करता है। नशा, ये खुद भी नशा करता? ये खुद भी नशा करता। अच्छा, तो फिर इसके बाद? उसके बाद उन्होंने जो भी इंकशाफ किया कि मैंने यही जो भी अपना बदला लेने के, एक तो जो मेरा साला जो है मुझे बुरा भला भी कहता था, मैं घर से निकाल देता था, इसलिए मुझे रंज भी था कि ये मुझे जो है ना घर नहीं आने देता। तो इसी रंजिश की बिना पे उसने ये इंतहाई कदम उठाया? इसी रंजिश की बिना पे, क्योंकि वो नशई आदमी था, उन्होंने सोचा कि ये मैं कर लूँगा तो ये साले को मार दूँगा, तो मेरा रास्ता जो है ना खुल जाएगा कि मैं उनके घर बिला झिझकाऊँगा। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि नशई आदमी ना था कि मैं तो जो है ना कटहरे में आ जाऊँगा, पुलिस की कस्टडी में आ जाऊँगा, कि मैं तो गिरफ्तार हो जाऊँगा, मैं भी नहीं इधर रहूँगा। बात सुनी आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार इंस्पेक्टर बूटा की। उन्होंने बताया कि अब तक की तफ्तीश में क्या इंकशाफात मुलज़िम ने किया, तमाम मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, नशे की लत ने एक घर उजाड़ दिया। गिरफ्तार मुलज़िम अपने इस जुर्म के हवाले से क्या तोजी पेश करता है, क्या कहता है, यहाँ से हम चलते हैं मुलज़िम सुफियान की जानिब और उससे पूछते हैं कि उसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। आइए हमारे साथ। दोहरे कत्ल का मुलज़िम सुफियान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है। मुलज़िम दोहरे कत्ल की इस वारदात की क्या तोजी पेश करता है, आइए हम बात करते हैं मुलज़िम से। सुफियान क्यों कत्ल किया अपने ब्रदर निस्बती को और अपनी बीवी को? सर घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह तो। क्या झगड़े थे ऐसे कि इतना बड़ा कदम उठा लिया? सर उनमें बेगम अपनी यानी कि नशा तो कहना कि छड़ दे, नशा नहीं से छड़ दी है। दोबारा मनु ने नशा यानी कि मैं भी करता हाँ, मनु भी लाजता ही उन्हें, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर साला मेरा जड़ा वे वो काला इलम करता है मेरे ते, उन्हें मेरे रिश्ते यानी कि जेड़ा काम कारोबार करना है, बस है ये घरेलू वजह तनाज़ा जिदी वजह तो। तुम्हें किसने कहा कि वो काला इलम करता है, तुम्हें कैसे पता? किताबें हैं उसके पास, दोनों भाइयों के पास हैं, जो ये मदई बना है ना, इसके पास भी है काला इलम। तो इसका मतलब है कि तुमने कोई तुम्हारे ऊपर काला इलम कर रहा है, तुम्हें महसूस हो, तुमने उसको कत्ल कर दिया, तो तुमने अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। जी। क्या ऐसी वजह थी, कोई वजह बताओ, क्या करते हो तुम? मैं गोश्त का काम करता हूँ, ये जो मुर्गी का गोश्त है। अच्छा, मंशियात फरोशी भी करते हो? पहले करता था अपनी। नशा कौन सा करते हो?
टीका यूज़ करता हूँ पाउडर। टीका यूज़ करते हो? क्यों अपनी भी ब्रदर निस्बती को मारा? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा है 6 साल, अब उसका क्या बनेगा? वो मेरी बहन के साथ है। उसके मुस्तकबिल का क्या बनेगा? अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो सबका मालिक है यार। इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपने ब्रदर निस्बती को कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को मार दिया, अपने बच्चे की माँ को मार दिया तुमने। एक दफ़ा तलाक भी मैंने दी थी कि सुधर जाएगी, सब उसको कहते थे कि नशा छोड़ दे। तुम नशा सुधर छोड़ गए हो जो वो सुधर जाती, तुमने क्यों नहीं नशा? मैंने तो छोड़ा था ना, मैंने छोड़ा था। अच्छा मैं हॉस्पिटल में 3 माह दाखिल रहा हूँ। अच्छा। 1.5 लाख रुपया लगाया अपने आप पे मैं। अच्छा, दोबारा फिर इसने मुझे यानी कि इस दलदल में धकेल दिया। कैसे कत्ल किया अपने ब्रदर निस्बती को? और अपनी ये जो जुल्फ़कार है, ये जो मुद्दई बना है, इसने रमज़ान से कुछ दिन पहले इसने उधर मेरे पास भेज दिया था। ठीक है। अपने ब्रदर निस्बती को कैसे कत्ल किया? अपनी बीवी को कैसे कत्ल किया? ये गला दबा के, कैसे गला दबा? जैसे दबाते हैं गला दबा के। इससे पहले कितने पर्चे हैं तुम्हें? कोई भी नहीं। साहब का कोई पर्चा नहीं है तुम्हें? मुंशियात का 1-2 है। कितने पर्चे? जी, कितने पर्चे? मुंशियात का 1-2 पर्चा है। 1-2 पर्चे किए पे कोई शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी सर है तो सही। अब रोने का क्या फ़ायदा? 2 इंसानी जानें मार दी, 2 इंसानों को कत्ल कर दिया और कहते हो जी हो गया बस। कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नज़र में इंसान की, इंसानी वजूद की कोई अहमियत नहीं। अपने बच्चे की माँ को मार दिया। गलती हो गई सर। अब पछताने का क्या फ़ायदा? इसलिए तो गुस्से को हराम करार दिया गया ना, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। या तो इसके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, या फिर ये कोई इंतहा दर्जे की अदाकारी कर रहा है। आंखें झुकी हैं, आंसू हैं आंखों में, कहता है जी शर्मिंदगी है, गलती हो गई। अपने 6 साल बच्चे की माँ को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, अपने ब्रदर निस्बती को कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल की इस वारदात के बाद बड़े इत्मीनान से कहता है जी बस गलती हो गई। 2 इंसानी जानों को ख़त्म कर दिया, कहता जी गलती हो गई, शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दिया। जब कत्ल करने के बाद फ़रार हो गया, ये सोच कर के शायद कभी नहीं पकड़ा जाएगा। मगर खून नाहक है जो बोलता है, खून नाहक है जो छुपता नहीं। और इसी खून नाहक की वजह से ये मुलज़म, जो कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है, अब कानून की गिरफ्त में है। मंशियात फरोशी के मुकदमात हैं इस पर, अब कत्ल के मुकदमे में गिरफ़्तार है। कहता है कि इसका ब्रदर निस्बती इस पर काला इल्म करता था, इसी रंजिश में इसने उसे कत्ल किया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है, मुलज़म के बयानात का जायज़ा भी लिया जा रहा है, मगर 2 इंसानी जानों को इसने ख़त्म किया है। यकीनन इसे इसके किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। यहाँ से हम चलते हैं केस के मुद्दई की जानिब, वो क्या कहते हैं, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। मेरे साथ मौजूद है दोहरे कत्ल की वारदात का मुद्दई जुल्फ़कार अली। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की इस वारदात के हवाले से, क्योंकि मुल्ज़मान ने इनके भाई और बहन को कत्ल किया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या है इसके पीछे वजूहात? सर इसकी वजूहत ये थी इनकी कि इनकी मियाँ बीवी के दोनों के ना ताल्लुक आज ख़राब हुए थे। उसने उसको नशे पे लगाया हुआ था 6 साल के अंदर। ये हमारे शादी के बाद ना महीने बाद ये गायब हो गए। इनका आए दिन मकान चेंज होता रहा, बहुत ढूंढने को नहीं मिले। तो जब ये मिले हैं तो हम शीला को छोड़ के गया घर पे कि भाई मेरे घर में मसला ये बना हुआ लड़ाई झगड़े का, तो इसको फ़िलहाल अपने पास रख लें। तो जैसे मेरी सुलह सफाई घर से हो जाएगी मैं ले जाऊँगा इसे। और उसको तकरीबन 5 माह या 6 माह तकरीबन दादन हो चुके थे। तो वो उसका मुझे फ़ोन आया मेरे बनोई का कि भाई वो जो मेरी बीवी है उससे मेरा रब्ता नहीं हो रहा, नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगे हुए हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है मैं रब्ता करता हूँ। तो बहरहाल मैंने रब्ता किया, बोले मेरे नंबर ही ब्लैक लिस्ट पे थे, मोबाइल टूट चुका था जो मेरे से लिया था उसने। तो वो मोबाइल लेने के बाद उसने मेरी तफसील पूछी है कि जी वो किस टाइम तूने घर जाना है, क्या करना है, तो किस टाइम होगा। मैं कहा भाई मैं तो भी रिक्शा चला रहा हूँ, तो मैं रात को आऊँगा 10-11 बजे, तो उससे पहले मैं रब्ता नहीं कर सकता। मैंने भी रोजी कमानी भी बीवी रोजी कमानी होती है। तो उसने कहा चलो ठीक है फिर मैं इससे पहले ना 2 दिन पहले आपसे रब्ता करूँगा जिस दिन आना होगा। तो आपने घर में किसी से कोई जिक्र नहीं करना ताकि लड़ाई भी ना हो। छोटे भाई से अनबन थी इसकी, इसी वजह से कि वो नशे की वजह से ना वो उसे वैसे भी जान छुड़ा रहा था कि या तो वो छोड़ दे या क्या नाम उसका ले जाए साथ। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं फिर वो लड़ाई मेरे से करेगा तो आप बीच में पड़ जाओ,
तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। मैं कहा ठीक है, जब आपने आना होगा मुझे इतला कर देना 2-3 घंटे पहले, ताकि मैं भी अपना अरेंज कर लूँ, ताकि उनको मैं समझा सकूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं फिर रब्ता करता हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया हूँ और 8:30 के करीब में सबसे छोटे भाई का मैं फ़ोन आता है। उन्होंने कहा जी भाई आप कहाँ पे हो? मैं कहा मैं इस टाइम नीला गुम्बद पे हूँ। तो उसने कहा भाई आप ना ऐसे करो हॉस्पिटल आ जाओ, वो हैदर भाई को उसका कोई मर्डर करके चला गया, कुछ नहीं पता किसने किया। मैं हमारा हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो उसके मैंने जैसे जिस्म पे चेहरे पे देखे तो पहले तो या जो भी हॉस्पिटल के लोग थे वो यही कहते रहे हैं कि भाई इसने खुदकुशी की है। जो मैंने उसकी वजूद की पूरी हालत देखी है, मैं कहा ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर हुआ है। तो उसने फिर उसमें कुछ जो भी थे एहलकार थे जितना भी था, उन्होंने कहा नहीं ये मर्डर नहीं है, खुदकुशी है। अच्छा, पहले पुलिस ने इसको खुदकुशी का रंग देना खुदकुशी का रंग देना चाहा। फिर मैंने बाला तस्वीरें खींची, जिस तरह खींची, तो मैंने तस्वीरें खींची, कहा मैं ये खुदकुशी नहीं है। अगर बंदा खुदकुशी करता है तो सिर्फ एक जगह निशान होते हैं, ये चेहरे पे निशान, हाथों में निशान, जिस्म पे निशान, खून के धब्बे, ये कैसे होना है? तो उसने कहा अच्छा चलो बारह केस चलता है। वो केस चलते चलते आखिरकार वो उन्होंने कहा जी आपको किस पे शक है? मैं कहा मुझे अपने बनोई और मशीरा पे है, क्योंकि ना तो पता कि मशीरा ऊपर थी और ना पता था वो, क्योंकि इन्होंने आपकी मीटिंग थी, इन्होंने जाना था। फिर 12 हम अपना छोटे भाई को हॉस्पिटल से लेके गए, डेड बॉडी वहाँ पे मुर्दे खाने तो बनाई वो रखी है वहाँ पे। उसके बाद हम घर गए अगली सुबह को 9, 10 या 11 बजे करीब। तो जब ऊपर गए वहाँ मीडिया वाले पहले से मौजूद थे, चाबी उनको हम दे चुके थे। जो मीडिया वाले ऊपर कमरे में गए, जो मेरा कमरा था, वहाँ पे हमारी छोटी बहन जो उसकी बीवी थी, उसकी भी डेड बॉडी जीनत की जी। तो फिर मैंने कहा ये ही नहीं मुद्दई है तो फिर बीच में कौन है ये? तो फिर इसके जो थे टेलीफोन नंबर थे जो मेरे पास थे, मैंने वो लिए हैं। फिर इसकी मशीरा थी, इसकी सुफियान की फिरदौस, उसका नाम आया बीच में। फिर इसके बहनोई का नाम आया, जो असद भट्टी के नाम से वो पुलिस में लगा हुआ था, उसका नाम आया। उसके बाद इसका एक मुद्दई जो भी कत्ल था, तो कि कत्ल को कबूल ही नहीं रहा था, किसी का पता ही नहीं हमें, हम किसी को क्या किसी को कहते कि इल्ज़ाम देते, जो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मुलज़म जो है ये आपका रिश्तेदार था? ये रिश्तेदार गैर थे वो, गैर बरादरी? हाँ, क्योंकि इनकी दोनों की नाम मशीरा की उसकी पसंद की शादी हुई। पसंद की शादी थी ये। अच्छा, तो अब आप क्या मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से? मुतालबा किया उनके साथ जिस तरह से आती है, तो मैं तो कहता कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसके अलावा हमारा कोई तकाजा नहीं है। तो आपके भाई के कितने बच्चे थे? शादीशुदा था? नहीं, उसकी शादी होने वाली थी 1.5 या 2 महीने बाद की शादी का हमने। अच्छा, 1.5-2 माह बाद शादी थी? शादी थी, मेरी लड़की देखी हुई थी, चलो ये अपना काम क्या कर करता लेगा। था वो गत्ते की फैक्ट्री में काम करता था, वो छोड़ के काम बैठा था। ठीक है, कुछ दौरान वो बाहर भी आ गया, काम उसको नहीं मिला, वो फिर वापस आ गया कि उन्होंने मेरे से भी कहा भाई मैंने शादी करनी है, कब मैं काम कर रहा। मैं कहा चलो ठीक है, मैं तेरा बंदोबस्त करता हूँ, काम दूँगा, तो 12 तू ना परेशान ना हो। ये बात क्या है कि मुझसे सुफियान का रब्ता हमारे से उसने बीच में टांग अपनी अड़ाई है कि यार मैं ऐसा चाहता हूँ। तो कह रहा भाई वो बंदा सही नहीं है। मैं कहा इसके खिलाफ तुम शुरू से भी हैं, मगर वो हमें कोई पल्ला पकड़ा है तो फिर है ना। अगर उसने कहा है कि सुलह सफाई के लिए, तो बहरहाल हम सुलह सफाई करके उसको भेज देंगे, या रख लेगा या छोड़ देगा। वे बातें सुनी आपने मकतूल के भाई जुल्फ़कार अली की। उसका कहना है कि मकतूल की 1.5-2 माह बाद शादी थी, मगर वो शादी से पहले ही बहनोई के हाथों कत्ल हो गया। मेरे साथ मकतूल का दूसरे भाई हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। शाहनवाज़, क्या कहते हैं आप इसमें? सर मैं ये कहता हूँ कि घर के बाहर जो कैमरा जात गली में जो लगे हैं उनकी फ़ोटेज ली जाती है, तो मेरा ख्याल है कि जो इतनी इन्वेस्टिगेशन या इतना टाइम जो लग रहा है उससे सबका ही टाइम बचता, ऑफिसर का भी टाइम बचता, हमारा भी टाइम बचता। और जो मुलजिम मोहम्मद सुफियान नवाज़ के साथ जो आए हैं, उनके साथ साथ जो और भी मुलजिम आए हैं जिन्होंने ये वारदात की है, उनकी भी चेहरे जो है सामने आते हैं, वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर है, ताकि उन सबको जो है ना सज़ा मिलती, सख्त से सख्त सज़ा मिलती। मेरा यहाँ तक यही मुतालबा, क्योंकि जो मेरा भाई और बहन इस दुनिया से चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उनकी रूह को सुकून देने के लिए हम इन मुजरिमों को सज़ा तो दिलवा सकते हैं। अगर हमारे आला अफसरान जो हैं, बड़े अफसर जो हैं, वो हमारा साथ दें और वो कैमरे चेक करवाएं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रूफ इनको मिल जाए, जिससे इनको आसानी होगी इस केस के अंदर। तो ये बताएं कि क्या पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है? अब तक की तफ्तीश? अब तक की तफ्तीश से सर मुतमिन हूँ, लेकिन जो है ना गैर मुतमिन इसलिए हूँ कि वो कैमरे की फ़ोटेज नहीं देखी जा रही, और वो देखी गई हैं या नहीं देखी जा रही, क्योंकि जिनके घर कैमरे लगे हुए हैं वो कहते हैं जी हमारी हदूद नहीं है। अगर हदूद नहीं भी है फिर भी वो फ़ोटेज देखनी चाहिए, ताकि वाकई में उनकी हदूद नहीं है, या वो अगर उस हदूद में मुखालिफ जगह पे भी जाते हैं तब भी उनकी फ़ोटेज आती हैं, और अगर सीधे रास्ते से जाते हैं दूसरी तरफ भी कैमरे लगे हैं वहाँ पे भी उनकी फ़ोटेज आती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कैमरा नहीं देखा गया। आपने बातें सुनी मकतूलीन के भाइयों की। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और पुलिस जदीद खतूत पर तफ्तीश करे, और ताकि ये भी देखा जाए कि आया दोहरे कत्ल की इस वारदात में मुलज़िम के साथ दीगर अफराद तो मुलविस नहीं है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन डॉक्टर रज़ा तनवीर से। वो क्या कहते हैं दोहरे कत्ल की इस वारदात के हवाले से, आइए हमारे साथ।
मेरे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रज़ा तनवीर। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की इस वारदात के हवाले से, कैसे मुलज़म को गिरफ़्तार किया, क्या कहता है मुलज़म। बड़ा अफसोसनाक सा वाक़या कि 2 कत्ल एक ही घर में, पहले भाई की लाश मिलती है, फिर बहन की लाश मिलती है। क्या अब तक की तफ्तीश में सामने आया, क्या समझते हैं आप इस वारदात के पीछे क्या मुहर्रकात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 6 जुलाई का जो वाक़या है और सुबह 15 पे कॉल मसूल हुई थी। हमने इस पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जो पहली चीज़ हमें बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिखाई जाती है वो है सैंक्टिटी ऑफ द क्राइम सीन, कि क्राइम सीन जो है ना वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना होना चाहिए और डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। हमने जब रिस्पॉन्ड किया उसमें हमें देखा कि एक मेल डेड बॉडी थी जो सीढ़ी में पड़ी हुई थी। हमने उसको सिक्योर किया, बाकी सारे लोगों को वहाँ से एग्जिट कराया ताकि क्राइम सीन में एविडेंसेस जो हैं वो ज़ाया ना हो सके। फिर जब PFSC की टीम अपने टाइम बाद आई और चूँकि वो रात का टाइम था, वैसे टाइम जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड ना कर सकी और एक और मर्डर के केस में वो बिज़ी थी, जब वो आके खोलती है और एग्ज़ामिन करती है और हम ऊपर के तमाम वकूए को सर्च करना शुरू करते हैं, तो ऊपर एक कमरा था जिसको ताला लगा हुआ था। तो उसको ज़ाहिर बात हमने कहा इसको देखना है क्या है। जैसे जैसे उसको ताला तोड़ा तो अंदर से एक और लाश फिर निकल आई और तभी वो आपके सामने न्यूज़ में आई कि जी वहाँ से एक और लाश बरामद हो गई। खैर एनीवेज़ हमने तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टीम थी उसमें जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसमें क्राइम सीन की जो मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से जो एविडेंसेस थे वो बड़े टाइमली और बड़े अच्छे हमें मिल गए और उसको हमने प्रोब करना शुरू किया, दिखाया, सारी बात की उसके अंदर। और जो हमारा मुदई था उसने हमें इंफॉर्मेशन शेयर की कि इस तरह से जो है वो उनका जो बहनोई है वो कुछ दिन पहले को आया था और हमें उसी पे शक है, क्योंकि हम तो घर में मौजूद नहीं थे, सिर्फ आखिर में ये बहन भाई ही थे। तो मोस्ट प्रॉबली ये हरकत जो है वो हमारे बहनोई ने ही की है और उसको आप काइंडली चेक करें। अब ज़ाहिर है हमने इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना है। इसमें हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि चाहे जो ऑफेंस हो, हमने क्योंकि नॉमिनेशन तो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी भी केस में बंदे के अपना पर्सनल ग्रज भी हो सकता है, किसी बंदे से जद्दा हत्यानी हो तो उसको भी आप मर्डर केस में जो है वो आप नॉमिनेट कर लेते हैं। हमारी वही SOP है कि हमने सबसे पहले जो है एविडेंस कलेक्शन के ऊपर जो है वो अपने चीज़ को मैच्योर किया ताकि हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आ जाए, एविडेंस आ जाए कि वाकई में ये बंदा इस केस में इन्वॉल्व है कि नहीं, या इन्होंने जानबूझ के तो नाम नहीं दिया उसका, क्योंकि उस टाइम पे जो इवन जो मुद्दई थे और उसके जो रिश्तेदार थे उनकी भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे लग रही थी जैसे ऐसे ना हो कि इन्होंने ना मार दिया उसको, क्योंकि ऊपर वाले कमरे की किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना किसी को दे रहा था हमें। तो ऐसी केस में आपको फर्स्ट जो है वो मुद्दई पे शक जाता है और वो लगा भी इल्ज़ाम वो अपने बहनोई पर आए। तो खैर उसको इन्वेस्टिगेट किया, जब उसके CDR निकाली, हमने उसको देखा, चेक किया, एविडेंसेस चेक किए, तो पहला हमें टेक्निकल एविडेंस मिला कि जो उसकी मौजूदगी थी हमारे मुलजिम सुफियान की वो इसी घर में थी। तो हमने उसके फ़ौरी तौर पे जो है वो टीम बना के उसके घर की तरफ रवाना की। ईद से 1-2 दिन पहले की बात है। जब वो उसके घर पे रवाना की गई तो वहाँ पे वो घर पे जो है वो मौजूद नहीं था और बल्कि उसके तमाम रिश्तेदार वहाँ से गायब हो चुके हुए थे। तो इस बात से हमें थोड़ा सा शक हुआ कि अब ये बंदा भी मौजूद नहीं है, इसका नंबर भी जो है वो पहले ऑन था पे ऑफ़ हो गया, उसके बाद अब वो गुजरांवाला में अपनी जगह पे भी मौजूद नहीं है। फिर वहाँ से गुजरांवाला में जब उसके रिकॉर्ड चेक किया लोकल थाने से तो उसके ख़िलाफ़ एक 9C का मुकदमा 2019 में थाना ख्याली गुजरांवाला में दर्ज था। तमाम चीज़ों को साथ लेते गए। ईद पे भी हमने जो है वो हमारी टीम ने काम किया, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं दी और उन्होंने तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचने की कोशिश की, कनेक्शंस को जो है वो देखा। और जिस तरह हम इस सुफियान की तरफ जब जाना शुरू किया, उसकी तरफ गए और जब हमें एविडेंसेस मिले, उसका जो एक्ट था मोबाइल का बंद होना, उसके रिश्तेदारों का गायब होना, एड्रेसेस का ना मिलना, तो ये तमाम चीज़ें हमें लग गया कि हमारा ये मुलजिम जो है वो 100% कन्फर्म यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको हमें रिस्पॉन्ड करके विदिन 3 to 4 डेज़ वो अरेस्ट हो गया। और बाकी स्टोरी तो सारी आपके सामने है। जो अच्छा रज़ा, मुलज़म मंशियात फरोश था, उसके ऊपर कितने मुकदमात थे? एक ही मुकदमा मैंने जैसे आपसे शेयर किया 2019 में थाना ख्याली गुजरांवाला का है, दर्ज है, उसके अलावा कोई नहीं है। रेपुटेशन जो उसकी जो जनरलाइज पता की गई है वो यही है कि वो बेसिकली ख़ुद मंशियात का इस्तेमाल करता है, स्पेशली आइस का। और जो उसका कमरा था वो अपने अगर देखेंगे उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो है वो शीशे के फ्लेवर्स भी पड़े हुए थे, शीशे में पड़ा हुआ था, आइस की इस्तेमाल करने की चीज़ें पड़ी हुई थी, कोई डब्बे शब्बे पड़े हुए थे, कोई मतलब मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनसे लगता था कि बंदा ख़ुद मंशियात जो है वो इस्तेमाल करने का आदी है। तो बाकी वो स्टोरी आपके सामने है जिस तरीके से उसने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने उसकी तफ्तीश की, उससे पूछगिछ की,
क्या वजह बयान करता है? और ये भी कहा, उसने इंकशाफ किया है कि तालिब को जो है कत्ल करने में उसकी बहन ने उसकी मावनत की थी। देखिए, उसमें जो इश्यूज़ हैं वो बड़े सिंपल से हैं, क्योंकि इंटरोगेशन जो है वो हमारी काफ़ी एक टेक्निकल चीज़ है। उसमें हमने कोशिश अपनी पूरी की, लेकिन मुहर्रिकात उसमें कोई, अगर आप उसके बयान आप देखेंगे, उसको सुनेंगे भी ना, आपको इसमें ना कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी। तज़ाद है उसमें आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आएगा। कभी वो एक बात करेगा, वो दूसरे बात, जिससे आपको एक समझ आती है कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो एज अ पुलिस ऑफिसर मैं भी इसमें स्टडी कर रहा हूँ कि एक मुलजिम जो कि मंशात का आदी हो इस्तेमाल करने का, वो किस तरीके से साइकोलॉजिकली जो है वो अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करता है, या वो डिस्टर्ब होता है, या वो कोई लॉजिक पेश नहीं कर सकता। अब ये कहना है कि जी मुझे मेरा बहनोई पसंद नहीं था, सॉरी साला पसंद नहीं था, मैंने इसलिए मार दिया, ये तो कोई बात नहीं साहब। तो वो ये भी है कि मकतूल तालिब जो है वो काला इल्म करता था, मैजिक मास्टर था, ब्लैक मैजिक। तो क्या ऐसी कोई बात आपकी तफ्तीश में सामने आई? अब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फर्दर भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका भी इसके कोई लिंक नहीं है कि वो करता था कि नहीं करता था। बेसिकली तुम्हारा ये है ना कि आखिर उसको मारा किसने है। ऑफेंस तो बेसिकली ये है कि उसको मारा किसने, मुझे हमारे कस्टडी में है, तो उसके ऊपर जो है हम नहीं, क्या मज़क्का खेज़ वजूहात है, कहता है कि जी वो उसने काला इल्म करके मेरा कारोबार तबाह कर दिया, ये कोई वजह तो नहीं है? मैं अब वही बात कर रहा हूँ, वजह तो कोई नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता था, काला इल्म करके हमारे इस चीज़ों को ये करता था, वो करता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। और इवन जो आपने उसकी स्टेटमेंट सुनी होगी, जो उसने कहा कि मैंने वाइफ को क्यों मारा, तो उसका भी प्लॉजिबल आंसर हम उसको नहीं कह सकते। तो वही बात है कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जो मैसेज भी आप ये दीजिएगा, लोगों को एजुकेट भी करें कि जो आपके रिश्तेदार बंदे जो ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये बंदा जो है बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, और उसी लिए वो एक मोमेंट होता है कि जिस मोमेंट में वो बस डिसाइड करता है मैंने ये करना है, चाहे उसमें कोई लॉजिक है कि नहीं है। और ये उसी मोमेंट का शिकार हुआ कि जिसमें वो नशे की हालत में उसने जो काम किया, जिस तरीके से वो किया, उसने जो जिस तरीके से पहले वाइफ के साथ अपने पहले साले को मारा, फिर उसके बाद वाइफ भी मार दिया कि यार मैं, जब उसको रिएक्शनली थोड़ी सी समझबूझ वापस आई साइकोलॉजिकली कि यार ये तो मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरी वाइफ मेरे खिलाफ बयान ना दे दे, ये ना हो जाए उसने मैंने भाई को मार दिया उसके, तो वो फिर उसने उसको भी क्लियर कर दिया। तो ये बड़ा एक अच्छा एक केस है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा रज़ा तनवीर साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे से अगर हम शहर लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का जायज़ा लें, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात एक तसलसल से सामने आ रहे हैं जिसमें खूनी रिश्तों की जो एक इक़दार है उसको पामाल किया जा रहा है, रिश्तों की कदर जो है उसको कम की जा रही है। बाप के हाथों बेटा कत्ल हो रहा है तो बेटे के हाथों बाप, बहन भाई को मार रही है, भाई बहन को कत्ल कर रहा है, और कहीं माँ बेटे के हाथों कत्ल हो रही है। क्या समझते हैं बहैसियत एक पुलिस ऑफिसर ऐसे वाक़यात का एक तसलसल से होना, हम किस जानिब जा रहे हैं? अगर इसी वाक़े को हम देखें तो आप देख सकते हैं कि बहनोई ने पहले अपना ब्रदर निस्बती कत्ल किया बीवी के साथ मिलके, फिर उसने अपनी बीवी भी कत्ल कर दी। कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा? एज अ सोसाइटी और एज अ कल्चर और एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो अक़दार हैं, हमारे जो ये सोचें हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गई है। लाइक वो उनकी जो मैच्योरिटी है वो लेवल कम हो गया है, और उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये दूरी है। और वो दूरी ये कि हम आपस में बात नहीं करते, दूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। रात को आएंगे तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे तो रात का खाना जो था इकट्ठे खाया जाता था, वो एक ट्रेडिशन होता था। आजकल आप बताएं कितनी कोई एग्जांपल्स हमें मिलती हैं कि रात को किसी फैमिली ने इकट्ठे होकर खाना खाया हो, महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, रोज़ाना की इंटरेक्शन कम हो गया है। सेकेंडली जो हमारे बड़े हैं इसमें सोसाइटी में, चचा हो गया, बाप हो गया, दादा हो गया, दादी हो गई, मामू हो गया, ताया हो गया, इनका रोल भी ऐसे ख़त्म हो गया है कि जब भी कोई 2 भाई या चचा साथ भाई आपस में लड़ते हैं तो ये सारे बैठा के कहते हैं मसला बैठ के बात करते हैं। आज कोई बैठ के बैठाने वाला कोई नहीं है। एज सोसाइटी हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, हमें थोड़ी सी प्रोग्रेशन की तरफ जाना चाहिए, थोड़ी मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। जहाँ पर भी हमें लगे कि जी ये मसला जो है वो ख़राब हो रहा है, 2 ग्रुप या 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो बड़ों को अपना रोल अदा करना चाहिए ताकि वो इस तरह की कोई नौबत ना आए। क्योंकि इस तरह के वाक़या जैसे आप कह रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर होना शुरू हो गए। पहले
इक्का दुक्का महीने में हो गए, कभी कभार सुन रहे थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है जिससे आपको जो हमारे सिविल सोसाइटी है या जो सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जो सोसाइटी को पढ़ते हैं वो इसमें ज़रूर रिसर्चेस करें, ज़रूर आगे अपनी स्टडीज़ को लेकर आएँ ताकि लोगों को समझने का मौका मिले कि ये जो हमारे ट्रेडिशंस जो पहले थे जो अब ऐसे समय ख़त्म कर रहे हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी हमारी लाइफ में, मिलना जुलना, लोगों की खुशी खमी में जाना। आजकल हम किसी की खुशी खमी में भी बड़े मुश्किल से शरीक होते हैं। अच्छा रज़ा तनवीर, आप पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं, माशरे की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं आप, किस तरह इस बीमार माशरे की जहनीत को बदला जा सकता है? देखें, एजुकेशन आप लोग का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, मीडिया का स्पेशली, कि जो लोगों को इसी चीज़ के ऊपर एजुकेट करें। इसके अलावा जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ होता है, वो वहाँ पे उनको कोई ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए या ऐसी ओपननेस होनी चाहिए कि जहाँ पे इस तरह के वैल्यूज़ को, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के केसेस को डिस्कस किया जाए, बताया जाए, दूरियों को बताया जाए, पुराने जो ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस को उजागर किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल काम है, ये हमने खुद प्रोग्रेस हो के मिल के काम करना पड़ेगा। एज़ पुलिस ऑफिसर, एज़ मीडिया पर्सनल, एज़ हस्बैंड वाइफ, एज़ फैमिली मेम्बर्स हमें करना पड़ेगा। खूनी रिश्तों के हाथों खूनी रिश्तों का कत्ल यकीनन माशरती इक़दार का एक बड़ा अलमिया है, जाने हम किस जानिब चल पड़े हैं। बहरहाल गिरफ़्तार मुल्ज़म सुफियान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। मुल्ज़म मतज़ाद बयानात के ज़रिए तफ्तीश को उलझाने की कोशिश कर रहा है। तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर। तो हम उनसे पूछते हैं दोहरे कत्ल की इस वारदात के हवाले से किस तरह नशे से रोकने पर एक शख्स अपनी बीवी और अपने ब्रदर निस्बती को कत्ल कर सकता है, क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? बड़ा सा बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है, दाता दरबार से मुहल्का इलाके से 2 लाशें मिलती हैं, वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेता है, कैसे इस संदेह कत्ल को ट्रेस किया? इनिशियली जैसे आपने बताया एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें एक बहन भाई की लाश मिलती है, घर के अंदर से लाशें मिलती हैं और पुलिस की टीमें और फोरेंसिक की टीम्स वहाँ पे जाती हैं। हमारी क्राइम सीन की यूनिट की टीम वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन हमने की और बड़ा एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट था जिसको ट्रेस करना एक चैलेंज था। जब हमने तहकीकात का आगाज़ किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उसमें हमें पता चला कि ये चूँकि जो एक इनका सुफियान नामी जो बहनोई था वो नशे का आदी था और उस पे इनकी तू तकरार घर में होती थी और उसको मना करते थे, जिस पे वो अक्सर वो इरिटेटेड फील करता था। इस दौरान में इसने जब ये ज़्यादा इसी तरह जब ये इंसिडेंट हुआ उसमें भी इन्होंने मना किया, उस पे उसने गुस्से से इन दोनों बहन भाइयों का मर्डर किया, जिसमें जीनत और तालिब ये दोनों हलाक हुए। और इस पे फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करके फिर जो ब्लाइंड मर्डर था उसको हमारी क्राइम सीन की टीम्स ने और फोरेंसिक की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने इस केस को ट्रेस किया और इसको अरेस्ट किया सुफियान को, जिसने अपने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। अच्छा इमरान साहब, आपने तय तो वो बीवी को भी मार गया, ब्रदर निस्बती को भी कत्ल करके चला गया और ये सोच कर गया कि शायद उसने कोई निशान नहीं छोड़ा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। किन नहज पे तफ्तीश की गई थी? किस आपकी वो फोरेंसिक का जो लैब है, जो आपकी क्राइम सीन यूनिट है, उसका क्या किरदार रहा इस केस को ट्रेस करने? हमारी जो क्राइम सीन की टीम्स थी जो मौके पे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, फोरेंसिक की टीम्स थी, उनको हम देखते हैं कि जी क्राइम सीन जो है उसमें उसकी कंप्लीट फोटोग्राफी करते हैं, उसका DNA लिफ्ट करते हैं और इसी तरह उसकी फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग करते हैं और उसका फिर हम अपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके साथ हम मैचिंग करते हैं। और इसके अलावा हमारी क्राइम सीन जो है वो काफ़ी कुछ बता रहा होता है, उसमें हम देखते हैं, असेसमेंट करते हैं कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल है तो कहाँ से इनिशिएट हुआ और कहाँ एंड हुआ, और एक्सटर्नल है तो कहाँ से बाहर से अंदर आ रहा है क्राइम सीन। तो वो सारा जब हमने इसका एनालिसिस किया तो उसमें हमें ट्रेसेस मिले कि ये अंदर का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो उस पे फिर हमने उस लाइन पे काम करना शुरू किया तो अल्लाह ने कामयाबी दी और मुल्ज़िम को हमने गिरफ़्तार किया। अच्छा इमरान साहब, गुज़श्ता कुछ चंद माह से अगर हम देखें तो ऐसी वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं जिनमें कत्ल की वारदातों में जो है वो घर के अफराद जो है वो मुलविस पाए जा रहे हैं। क्या वजह है, इस शरह में दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है?
इसमें देखें कुछ इकनॉमिक फैक्टर्स हैं, आप देखें इकनॉमिक हार्डशिप्स भी कुछ में इजाफा हो चुका हुआ है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अर्निंग के, जिसकी वजह से लोग उसी जायदाद और लाहौर में अगर आप उसका क्राइम का एनालिसिस करें तो लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से और जो इंटरनल जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं वो उसकी वजह से कोई 21% के करीब मर्डर होते हैं। तो 21% मर्डर जो हैं वो एक बहुत बड़ी रेशो है। अगर आप पिछले सालों से उसका एनालिसिस करें तो ये 12% से बढ़ते बढ़ते 21% पे पहुंच चुके हैं। मींस के जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं या जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो मेजर कॉज है इनकी हिनेस ऑफेंसेस की लाहौर के अंदर। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई पेंडिंग एडजुडिकेशन डिस्प्यूट्स हैं रेवेन्यू के पास या रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास तो उसको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। सिविल सूट्स बहुत लंबे होते हैं, उनको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। इंटरनल आपस में रिफ्ट्स हैं, जायदाद के वनडे तकसीम वो नहीं हुई। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं मेरे ख़्याल में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब ये मुश्तरका खाते होते हैं उसमें आइडिया नहीं होता कि तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे काबज़ होते हैं, लेकिन चूँकि एक ही जगह की रजिस्ट्री सारी एक ही होती है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन किस जगह का मालिक है। तो उसका एक मेथड होता है जिसको पूरी दुनिया में राइज कर दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल पाकिस्तान में अभी रहता है और वो हॉलैंड से इनिशिएट हुआ था, उसको कहते हैं कैडेस्ट्रल मैपिंग। उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड लोकेशन कि ये फ़लाँ शख्स जो है और फ़लाँ की ज़मीन जो है वो फ़लाँ इतने इंचेस बनती है और फ़लाँ जगह पे काबज़ है। हमारे लाहौर की भी अभी अनफॉर्चुनेटली पूरी लाहौर की कैडेस्ट्रल मैपिंग प्रॉपर नहीं हो चुकी है। जियो बेस्ड मैप या मैप बेस्ड होती है, जो सैटेलाइट बेस्ड मैप होते हैं उसके ऊपर वो होती है। तो ये तमाम जो डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो कोर्ट्स में हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हैं, चाहे वो टेक्निकल इंटरवेंशंस हैं, ये रिक्वायर्ड हैं। और मेरे ख़्याल में एक फ़ैमिली यूनिट जो है, फैमिली सिस्टम जो है, वो भी एक ब्रेकअप की सूरत इख्तियार कर रहा है इससे, इन झगड़ों की वजह से। और जो हमारी ट्रेडिशनल थी, सोशल कोहिजन था या हम इकट्ठे रहा करते थे, सोशल यूनिटी थी, फैमिली यूनिटी थी, वो डिस्टर्ब हो रही है इससे। आपने बातें सुनी SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की। उनका कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले अपने फैमिली यूनिट को मजबूत करना होगा, हमें आपस में रवाबत को बेहतर बनाना होगा, एक दूसरे को बहैसियत फैमिली मेम्बर टाइम देना होगा। बहरहाल जीनत और तालब का कातिल इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। मुल्ज़म से तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद ही उस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। हेरोइन और आइस के इस्तेमाल ने एक और घर उजाड़ दिया। नशे से रोकने पर बीवी और बरादर निस्बती को कत्ल करने वाला मुल्ज़म इस वक्त है कानून की गिरफ्त में। गिरफ्तार मुल्ज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उस पर आयद की जाएगी फर्द जुर्म। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फर्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।